आज का पहला अपडेट भारत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को लेकर है। सरकार अब ऐसे सिस्टम्स के निर्माण में प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को भी शामिल करने पर विचार कर रही है जिन्हें अब तक लगभग पूरी तरह सरकारी कंपनियां और डीआरडीओ संभालते रहे हैं। आर के सिंह के अनुसार आने वाले समय में मिसाइल प्रोडक्शन का स्केल काफ़ी बढ़ने वाला है, इसलिए सिर्फ सरकारी सेटअप पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने से प्रोडक्शन स्पीड बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में प्रतिस्पर्धा आएगी और एक्सपोर्ट क्षमता भी मजबूत होगी। भारत पहले ही ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के जरिए अपनी क्षमता दिखा चुका है, लेकिन अब लक्ष्य बड़े पैमाने पर निर्माण और ग्लोबल डिफेंस मार्केट में मजबूत मौजूदगी बनाना है। सरकार चाहती है कि भारतीय कंपनियां सिर्फ पार्ट सप्लायर बनकर न रहें, बल्कि पूरे वेपन सिस्टम्स के निर्माण में भूमिका निभाएं। इससे देश के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस मजबूत होगा और विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बड़ा समर्थन मिलेगा। आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर को मिसाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े कई संवेदनशील प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा सकता है। अगला अपडेट ब्रह्मोस एनजी मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है। डीआरडीओ चीफ के अनुसार ये प्रोजेक्ट तय समय के अनुसार आगे बढ़ रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य तेजस तथा SU-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स को हल्के और ज़्यादा कॉम्पैक्ट सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से लैस करना है। मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी भारी है, इसलिए उसे सीमित प्लेटफॉर्म ही ले जा पाते हैं। ब्रह्मोस एनजी को छोटा और हल्का बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा एयरक्राफ्ट इसे कैरी कर सकें और एक साथ कई मिसाइलें लेकर मिशन पर जा सकें। इसकी स्पीड और स्ट्राइक क्षमता पुराने वर्जन की तरह बेहद खतरनाक रहने वाली है। इसका इस्तेमाल एयर टू सरफेस और एंटी शिप रोल में किया जाएगा। तेजस मार्क 1A और भविष्य के कई भारतीय एयरक्राफ्ट्स के लिए यह मिसाइल काफ़ी अहम मानी जा रही है। छोटे आकार की वजह से एयरक्राफ्ट की रेंज और मैन्यूवर क्षमता पर भी कम असर पड़ेगा। भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने एयर पावर को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और घातक बनाना चाहता है। ब्रह्मोस एनजी के सफल होने पर एक्सपोर्ट के भी बड़े अवसर खुल सकते हैं, क्योंकि कई देशों को हल्के सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स की ज़रूरत है। अगला अपडेट AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर है। डिफेंस सेक्रेटरी के अनुसार सरकार अगले महीने 3 प्राइवेट कंसोर्टियम को AMCA प्रोजेक्ट के लिए RFP जारी कर सकती है। इसका मतलब है कि भारत अब अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम में प्राइवेट इंडस्ट्री की बड़ी भागीदारी चाहता है। AMCA भारतीय वायुसेना का भविष्य का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जा रहा है, जिसमें स्टेल्थ डिज़ाइन, एडवांस्ड सेंसर, सुपर क्रूज क्षमता और आधुनिक वेपन सिस्टम्स शामिल होंगे। पहले ऐसे बड़े प्रोग्राम्स में मुख्य भूमिका सरकारी कंपनियों की रहती थी, लेकिन अब सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर भी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन में सक्रिय भूमिका निभाए। इससे प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ सकती है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में नई क्षमता पैदा होगी। जिन प्राइवेट कंसोर्टियम को मौका मिलेगा वे भारतीय डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियों और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। AMCA को भारत की एयर पावर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान दोनों तेजी से एडवांस्ड एयर कॉम्बैट सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम भारत को हाई एंड फाइटर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अगला अपडेट रोल्स रॉयस और AMCA इंजन सहयोग को लेकर है। रोल्स रॉयस ने भारत में एरो इंजन डिज़ाइन सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है ताकि AMCA फाइटर जेट के इंजन डेवलपमेंट में दोनों देश मिलकर काम कर सकें। भारत लंबे समय से हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्षेत्र बेहद जटिल माना जाता है। रोल्स रॉयस का प्रस्ताव सिर्फ इंजन सप्लाई तक सीमित नहीं है, बल्कि डिज़ाइन, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग पर भी आधारित बताया जा रहा है। अगर ये साझेदारी आगे बढ़ती है तो भारत को एडवांस्ड जेट इंजन टेक्नोलॉजी सीखने और अपने घरेलू इंजन प्रोग्राम्स को मजबूत करने का मौका मिल सकता है। AMCA के लिए भविष्य में ऐसा इंजन चाहिए जो ज़्यादा थ्रस्ट, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और स्टेल्थ ज़रूरतों को सपोर्ट कर सके। भारत फिलहाल विदेशी इंजनों पर निर्भर है, इसलिए यह सहयोग रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम माना जा रहा है। भारत चाहता है कि आने वाले समय में सिर्फ एयरफ्रेम ही नहीं, बल्कि इंजन टेक्नोलॉजी में भी देश आत्मनिर्भर बने। इस प्रस्ताव से भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजी, स्किल और रिसर्च क्षमता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अगला अपडेट भारत के मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम मिशन सुदर्शन चक्र को लेकर है। भारत अब ऐसा एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर रहा है जो 2030 से 40 के बीच पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अलग अलग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ काम करेंगे ताकि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट और हाइपरसोनिक खतरे तक को रोका जा सके। इसमें S-400, XR, SM, PDV, AD-1, AD-2 और कई स्वदेशी सिस्टम शामिल किए जा रहे हैं। मिशन का मकसद सिर्फ बॉर्डर सुरक्षा नहीं, बल्कि बड़े शहरों, स्ट्रैटेजिक बेस, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टी लेयर प्रोटेक्शन देना है। लंबी दूरी पर दुश्मन के हथियार को ट्रैक करने के लिए एडवांस रडार, नेटवर्क और स्पेस बेस्ड सर्विलांस भी जोड़ा जाएगा।
भारत अब ऐसी क्षमता की तरफ बढ़ रहा है जिसमें एक साथ कई दिशाओं से आने वाले हमलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। इस पूरे नेटवर्क को इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ और तीनों सेनाओं के इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम के साथ जोड़ने की तैयारी चल रही है, ताकि रिएक्शन टाइम बेहद कम हो और किसी बड़े हमले के दौरान ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स मिल सके। अगला अपडेट एचएएल के ALFA स्वॉर्म पॉड को लेकर है, जिसे कैट्स प्रोग्राम के तहत विकसित किया जा रहा है। इसका मकसद फाइटर जेट्स को दुश्मन के एयर डिफेंस के बहुत करीब भेजे बिना हमला करने की क्षमता देना है। इस पॉड में एक साथ कई लोइटरिंग म्यूनिशन या छोटे अटैक ड्रोन रखे जाएंगे जो हवा में लॉन्च होकर अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकेंगे। इसे खास तौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि दुश्मन की रडार और मिसाइल यूनिट्स भ्रमित हो जाएं। ALFA को तेजस, Su-30 और दूसरे भारतीय फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने की योजना है। ये ड्रोन एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर खुद टारगेट चुनकर हमला भी कर पाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि महंगे फाइटर जेट्स को हाई रिस्क जोन में जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। भविष्य में इसे AI बेस्ड मिशन कंट्रोल और ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन सिस्टम के साथ भी जोड़ा जा सकता है। भारत का फोकस अब पारंपरिक एयर स्ट्राइक से आगे बढ़कर नेटवर्क सेंट्रिक और स्वॉर्म वारफेयर क्षमता विकसित करने पर दिखाई दे रहा है। अगला अपडेट फ्लाइंग वेजेस के यम किलर ड्रोन को लेकर है, जिसने इंडियन आर्मी ट्रायल्स के दौरान हवा में उड़ रहे DJI मिनी UAV को सीधे काइनेटिक इंटरसेप्ट करके दिखाया है। ये सिस्टम खास तौर पर छोटे ड्रोन खतरे को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसमें पारंपरिक मिसाइल या विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हाई स्पीड डायरेक्ट हिट तकनीक इस्तेमाल की जाती है। इसका फ़ायदा यह है कि कम लागत में दुश्मन के छोटे ड्रोन को तुरंत गिराया जा सकता है। ट्रायल्स के दौरान यम ड्रोन ने तेजी से उड़ते छोटे टारगेट को ट्रैक करके उसे हवा में टक्कर मारकर नष्ट किया। भारत के लिए ये क्षमता काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में छोटे ड्रोन से हथियार सप्लाई, सर्विलांस और हमला लगातार बढ़ रहा है। ये सिस्टम मोबाइल यूनिट्स के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और फॉरवर्ड पोस्ट की सुरक्षा में मदद करेगा। आने वाले समय में इसे ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम और रडार नेटवर्क के साथ जोड़ने की संभावना भी देखी जा रही है, ताकि बिना मानवीय हस्तक्षेप के ड्रोन खतरे को रोका जा सके। भारत अब एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से स्वदेशी समाधान विकसित करने पर फोकस कर रहा है। अगला अपडेट जुलू डिफेंस सिस्टम्स के मल्टी बैरल लॉन्चर को लेकर है, जिसे स्वॉर्म लॉइटरिंग म्यूनिशन ऑपरेशन के लिए पेश किया गया है। इस लॉन्चर का मकसद कम समय में बड़ी संख्या में अटैक ड्रोन लॉन्च करके दुश्मन पर दबाव बनाना है। इसमें कई लॉन्च ट्यूब एक साथ लगाए गए हैं, जिनसे अलग अलग ड्रोन तेजी से फायर किए जा सकते हैं। ये सिस्टम मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है, जिससे इसे बॉर्डर एरिया या युद्ध क्षेत्र में जल्दी तैनात करना आसान होगा। स्वॉर्म अटैक के दौरान कई ड्रोन एक साथ अलग अलग दिशा से हमला करेंगे, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव पड़ेगा। इसका इस्तेमाल दुश्मन की रडार साइट, आर्टिलरी पोजीशन, कमांड सेंटर और एयर डिफेंस यूनिट्स को निशाना बनाने में किया जा सकता है। कम लागत वाले लोइटरिंग म्यूनिशन के साथ ये सिस्टम हाई वैल्यू टारगेट पर प्रभावी हमला करने की क्षमता देता है। भारत में अब स्वॉर्म वारफेयर और अनमैन्ड सिस्टम्स को भविष्य की लड़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। यही वजह है कि निजी भारतीय कंपनियां भी तेजी से ऐसे हथियार विकसित करने में जुटी हैं जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा सकें। अगला अपडेट भारत के नए इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स यानी IRF को लेकर है। सरकार और डिफेंस फोर्सेज एक ऐसे ट्राई सर्विस कमांड पर काम कर रही हैं, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम एक ही कमांड के अंदर आएंगे। इसका मकसद अलग अलग सर्विस में फैले मिसाइल यूनिट्स को एक साथ जोड़कर तेजी से स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ाना है। इस फोर्स में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और लॉइटरिंग म्यूनिशन जैसे हथियार शामिल किए जा सकते हैं। चीन की PLA रॉकेट फोर्स और पाकिस्तान की बढ़ती मिसाइल क्षमता को देखते हुए भारत इस मॉडल को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार IRF पूरी तरह कन्वेंशनल हथियारों के लिए होगा और इसका न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड से कोई सीधा संबंध नहीं रहेगा। इसका मुख्य फोकस डीप स्ट्राइक, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर और दुश्मन के एयरबेस, लॉजिस्टिक्स हब और कमांड सेंटर को निशाना बनाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट को और गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि हाल के ऑपरेशंस में मिसाइल और ड्रोन आधारित वारफेयर की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है।